हेलो दोस्तों, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने पढ़ा था कि उसकी किस प्रकार से शुरुआत हुई, उसके क्या क्या मेन रीजंस रहे जिसकी वजह से जो सीडीएम था या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया। जिसके बाद हम स्टार्ट आज करेंगे कि जैसे किस प्रकार से उसके आगे प्रोग्रेस हुई और किस प्रकार से वो एक प्रकार से जो अगर आगे जैसे गांधी इम्पैक्ट्स वगैरह हुए तो वो किस प्रकार से हुए थे, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एफर्ट्स पोर्टर्स कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स थे कि किस प्रकार से शांति लाई जाए, जिसमें था जैसे कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था 1930s तक वो एक प्रकार से बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट को भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम किस प्रकार से इसको रोकें। और साथ ही में वो एक प्रकार से एक डिलेमा के अंदर फंसे हुए थे, फिर एक प्रकार के कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे कि अगर हमने किसी प्रकार से अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने रिप्रेशन किया तो एक प्रकार से कांग्रेस चिल्लाएगी कि ये हमारे ऊपर दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को उठाने नहीं दिया जा रहा। और साथ ही में अगर हमने नहीं रोका तो कांग्रेस वैसे अगर अपनी विक्ट्री घोषित कर देगी कि देखिए गवर्नमेंट हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एक प्रकार से डिले में थी। और साथ ही में हम देखते हैं जुलाई 1930 तक लॉर्ड इरविन ने एक प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज सजेस्ट की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस देंगे, जिसमें एक प्रकार से वो उस सजेशन के लिए तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर जैसे एक प्रकार से उन्होंने पॉसिबिलिटी को अलाउ किया। और उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि हमें एक प्रकार से इसको आगे देखना चाहिए, जिसकी वजह से और तब तक देखा जाए तो गांधी जी भी एक प्रकार से यरवदा जेल में थे। तो लगभग अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने के लिए ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें एक सेटलमेंट के लिए एक प्रकार की एक पॉसिबिलिटी बताई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है कि हमें एक प्रकार से ब्रिटेन से सिसेशन चाहिए, मतलब हमारे ब्रिटेन से बिल्कुल हटना है, हमें किसी प्रकार का कोई ब्रिटेन के अंडर में रह के कोई भी वर्क नहीं करना है। और साथ ही में हमें एक प्रकार से जो एक हमारी जो डिफेंस और जो फाइनेंसेज है उनका कंप्लीट नेशनलाइजेशन चाहिए, हमारे नेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये होने चाहिए। और साथ ही में हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन के जो फाइनेंशियल क्लेम्स हैं, एक प्रकार से जो इंडिया के ऊपर जो ब्रिटेन के फाइनेंशियल क्लेम्स हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को सेटल किया जाए, जिससे कि हम उससे हमारी बात कर सकते हैं और एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार की डिमांड्स कर रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की, जो कि इनके बीच में साइन किया गया था कि गांधी जी और इरविन को बीच में, ताकि वो एक प्रकार से जो ये चल रहा है जो मूवमेंट, इसको स्टॉप किया जा सके। जिसमें जब हम बात करते हैं कि जनवरी 25 1931 को गांधी जी और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिनको एक प्रकार से अरेस्ट किया जा चुका था, उनको अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया। और साथ में एक प्रकार से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने भी एक प्रकार से जो वायसरॉय के साथ डिस्कशन के लिए गांधी जी को ही कहा कि आपको ही एक प्रकार से डिस्कशन करना चाहिए। इसलिए उसके बीच में एक ये पैक्ट साइन हुआ, जो कि फरवरी 14 1931 को ये पैक्ट साइन हुआ, जो कि दिल्ली में साइन किया गया था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में ये गांधी जी और इरविन इरविन के बीच में हुआ था, तो इस वजह से इसे गांधी इरविन पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। जिसमें हम बात करते हैं जो वायसरॉय थे वो किस किस एक प्रकार से जो डिमांड्स थे उनके ऊपर एग्री हुए, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे अभी, जिन्होंने किसी प्रकार का वायलेंस नहीं किया है, तो हम इस पैक्ट को साइन करने के साथ साथ हम उनको रिलीज कर देंगे। और ऑल जो भी फाइन्स एक प्रकार से जो अभी तक एक प्रकार से इकट्ठी नहीं की गई है फिर ली नहीं गई है, उनको हम छोड़ते हैं। और साथ ही में जो हमारे जो एक प्रकार से आपके पास जो लैंड्स जो कॉन्फिस्केट कर ली गई हैं, तो उनको भी हम रिटर्न कर देंगे। और उसी के साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको जिन्होंने रिजाइन किया है हम उसको वापस ले लेते हैं, उनके साथ एक बार से लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही में जो एक प्रकार से जो कोस्टल विलेजेज हैं, वहाँ पे राइट टू मेक सॉल्ट का भी एक प्रकार से हम साइन करते हैं कि वहाँ पे जो कोस्टल विलेज है वो एक प्रकार से साल्ट बना सकते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो पीसफुल और जो नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग थी, उसको भी आपको हम एक उसका राइट देते हैं कि आप एक प्रकार से आप पिकेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही में हम जो एक ही प्रकार से जो इसी समय या फिर इसी जो सीडीएम के मूवमेंट के समय जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, उनको भी हम विड्रॉल कर लेंगे। तो इस प्रकार की डिमांड्स वायसरॉय ने मानी और उसी के साथ-साथ गांधी जी ने भी कुछ डिमांड्स मानी, जिसमें कि गांधी मतलब एक प्रकार से गांधी जी कुछ डिमांड्स को वायसरॉय ने नहीं माना, जिसमें एक था कि जो पुलिस के जो एक्सेसेस हो रहे हैं, जो पुलिस हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, तो उनकी इंक्वायरी की गई, उनकी पब्लिक इंक्वायरी की जाए, तो ये एक प्रकार से वायसरॉय ने नहीं माना। और साथ ही में जो भगत सिंह और जो उनके साथ के जो कॉमरेड्स थे, उनके जो डेथ सेंटेंस दिया गया था, उसको लाइफ सेंटेंस तक को कम्यूट करने के लिए भी जो वायसरॉय थे, उन्होंने इसके बारे में नहीं माना था। तो उसके बाद में एक प्रकार से देखा जाए तो भगत सिंह और उनके साथियों को जेल भी या फिर उनकी फांसी दे दी गई थी। जिसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस एग्रीड, कि गांधी जी कांग्रेस के बिहाफ के ऊपर किस चीज़ के लिए एग्रीड हुए। उसमें कि एक प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गए। साथ ही में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी या फिर जो फर्स्ट हो चुकी थी उसके बाद में सेकंड होने वाली थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी गांधी जी तैयार हो गए। और उसी के साथ हम बात करते हैं
कि एक प्रकार से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कहा जाता है कि व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट वाज ए रिट्रीट, कि गांधी जी और इरविन का जो पैक्ट था वो एक प्रकार से रिट्रीट था, गांधी जी अपना पग पीछे लेना चाहते थे। तो उसी के साथ हम बात करते हैं कि क्यों एक प्रकार से जो सस्पेंशन ऑफ सीडीएम था उसको नॉट नेसेसरली रिट्रीट कहा गया, जिसमें कि हम मोस्टली अगर हम बात करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जिसका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ या खिलाफत मूवमेंट हुआ, या फिर एक प्रकार से अलग जो एजिटेशंस हुए, तो एक प्रकार से उनमें भी कहा गया कि जो मास मूवमेंट्स है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं, इसलिए मास मूवमेंट्स आर नेसेसरली शॉर्ट लिव्ड, ये कम समय के लिए चलते हैं, इसलिए एक प्रकार से इसको सस्पेंड करना जरूरी था। और साथ में हम बात करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू मेक सेक्रीफाइस, एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से लिमिटेड होती है, जिसमें कि वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किसी प्रकार का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स थे, तो वो एक प्रकार से अपना रिजाइन कर चुके थे, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से वो भी कब तक एक प्रकार से सेक्रीफाइस कर सकते थे, एक प्रकार से उनका भी गुस्सा बाहर आना जायज़ था। इस वजह से और नेक्स्ट बात करते हैं कि एक प्रकार से, लेकिन अगर देखा जाए तो यूथ बिल्कुल ही इस चीज़ से डिसअपॉइंट था, क्योंकि यूथ चाहता था कि ये कंटिन्यू रहे, और यूथ को हर बार यही डिसअपॉइंटमेंट का सामना कम करना पड़ रहा था। उसी के साथ हम बात करते हैं कंपेरिजन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक प्रकार से जो अलग मुद्दा था कि हमें एक प्रकार से स्वराज लाना है या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाना है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं इसमें अलग मेथड्स आए थे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अब हमारा जो जो सीडीएम के अंदर जो था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर हमारा चल रहा था कि हमें एक प्रकार से डोमिनियस स्टेटस चाहिए। उसके साथ हम बात करते हैं मेथड की, तो इसमें वायलेशन ऑफ लॉ किया गया, जो भी शुरुआत से इसमें वायलेशन ऑफ लॉ किया गया, साथ ही में नॉन कोऑपरेशन किया गया जो भी फॉरेन रूल के साथ। इसके साथ हम बात करते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनमें डिक्लाइन हुआ, और साथ ही में मुस्लिम पार्टिसिपेशन इसमें नहीं देखा गया, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से था, और साथ ही में किसी प्रकार का कोई लेबर अपसर्ज इसमें नहीं देखा गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि इसमें मैसिव पार्टिसिपेशन हुआ पीजेंट्स का और बिजनेस ग्रुप्स का, क्योंकि उन्हें अदर जो एक प्रकार से हम देखें तो अदर उनके जो फीचर्स थे उनमें डिक्लाइन हुआ, ताकि वो इसको मैनेज करने के लिए इनमें काफ़ी ज़्यादा इनका पार्टनरशिप हुआ, इनका पार्टिसिपेशन हुआ। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इसके मेन मेंबर्स हैं उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, वो एक प्रकार से उनको बाहर निकाल दिया गया, और साथ ही में जो कांग्रेस था वो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो इस वजह से हम देखें तो एक प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसी के साथ हम बात करते हैं कराची कांग्रेस सेशन 1931 में हुआ। इसमें यह कि मार्च 1931 में एक प्रकार से स्पेशल सेशन रखा गया जो कराची के अंदर रखा गया, जिसमें कि गांधी इम्पैक्ट को माना गया कि गांधी इम्पैक्ट सही है। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि एक प्रकार से कि जो गांधी जी को एक प्रकार से जब गांधी जी इस पैक्ट को साइन करके जो कराची तक गए, तो उन्हें एक प्रकार से ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशंस भी मिले, जो कि इसमें कि मैन अगर हम रोल देखें तो वो थे पंजाब नौजवान भगत सभा का, जिसमें कि उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई कि आपको गांधी इम्पैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था, आपको सीडीएम को वापस नहीं लेना चाहिए था, फिर सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से गांधी जी को काफ़ी बुरा भला कहा गया, और गांधी जी को एक प्रकार से बहुत ही मतलब रास्ते में बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची। कांग्रेस ने कराची के अंदर क्या क्या रेजोल्यूशन प्राप्त किए, ओ उसके अगर मेन बात करें तो सबसे पहले जो मार्टिर्स थे, जो हमारे शहीद थे, उन सभी को उनकी ब्रेवरी और उनके सेक्रीफाइस को एडमायर किया गया, कि जैसे उस समय भगत सिंह थे या फिर अदर जो हमारे ओल्ड लीडर्स लाइक सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तो इन सभी के जो एक प्रकार से ब्रेवरी और जो सेक्रीफाइस दिया था उसको एडमायर किया गया। साथ ही में दिल्ली पैक्ट और गांधी इम्पैक्ट, या फिर दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इम्पैक्ट था उसको एंडोर्स किया गया, और एक प्रकार से जो गवर्नमेंट का जो पूर्ण स्वराज का मकसद था उसको रिटरेट किया गया, और साथ ही में उन्हें वहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए, जिसमें कि फर्स्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड सेकंड ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, कि हमें इस प्रकार के जो एक प्रकार से रेजोल्यूशंस चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कि नेक्स्ट हमारी जो उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें जो कि लंदन में हुई थी, जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में हुई थी, जिसको हम मानते हैं कि जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उन्होंने इसको ओपन किया, जो कि नवंबर 12 1930 को इन्होंने ओपन किया था। और एक प्रकार से वहाँ के चेयरमैन थे रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इसके जो कांग्रेस और अदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्होंने इसको रिफ्यूज किया, इसको अटेंड नहीं किया, क्योंकि उस समय भारत के अंदर चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस वजह से इसको बिल्कुल ही माना नहीं गया, वहाँ पर रिफ्यूज कर दिया गया। साथ ही हम बात करते हैं इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, सिख्स थे, पारसी जो डिप्रेस क्लासेस थे, जो कि अंडर में BR अम्बेडकर या फिर भीमराव अम्बेडकर के अंडर में थे, जस्टिस पार्टी थे, तो इन सभी ने एक प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, लेकिन केवल कांग्रेस ने इसमें ज्वाइन नहीं किया। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया नरेंद्र नाथ लॉ के द्वारा। और अगर हम बात करें इसके आउटकम की, कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि मेजरली अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कांग्रेस एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती थी, तो कांग्रेस के वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने की वजह से एक प्रकार से वहाँ पे किसी प्रकार का कोई
एक प्रकार कोई भी आउटकम इसमें अचीव नहीं हुआ। और साथ ही में जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी लगा कि एक प्रकार से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्कशन लेना है, किसी भी अगर एक मुद्दे के ऊपर पहुंचना है, तो हमें कांग्रेस को यहाँ पे लाना होगा। तो इसी वजह से सेकंड आरटीसी की गई, जो कि एक बार सेकंड राउंड टेबल की गई, तो उससे पहले एक प्रकार से जो गांधी रिन्यूअल पैक्ट था वो साइन हो चुका था। तो इस वजह से कांग्रेस भी तैयार थी, जो कि एक प्रकार से वो चाहती थी कि अब हम सेकंड आरटीसी को ज्वाइन करेंगे। जिसमें हम बात करते हैं इंडियन लिबरल पार्टी थी, उसकी तरफ से तेज बहादुर सप्रू गए। और जो ये लंदन में हुई, जो कि सितंबर 7 1931 से लेके दिसंबर 1 1931 तक ये लंदन में इसको एक प्रकार से किया गया, इसकी शुरुआत की गई और वहीं पे इसका एंडिंग की गई। साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, वहाँ पे वाइसरॉय थे, उस समय हमारे भारत में वाइसरॉय थे लॉर्ड वेलिंगटन। और गांधी जी ने वहाँ पे मांगा कि हमें एक प्रकार से हमारे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इस इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, और हमें एक प्रकार से जो हमारे प्रोविंसेस हैं और जो हमारे सेंटर है और जो प्रोविंसेस है वहाँ पे तत्कालीन हमें अभी अभी हमें चाहिए कि हम एक प्रकार से ये ले सके कि हमें किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हो। तो इस प्रकार और गांधी जी ने साथ ही में कहा कि अनटचेबल्स है वो हिंदूज है, हम किसी प्रकार से इन्हें माइनॉरिटी नहीं मान सकते हैं, और ना ही एक प्रकार से जो आपका आइडिया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कि अनटचेबल्स को देना है, वो हम बिल्कुल भी डिनाई करते हैं। और इसी बात के ऊपर जो अम्बेडकर थे और गांधी थे, इनके बीच में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई, काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में डिस्कशन हुआ, क्योंकि अम्बेडकर चाहते थे कि उनको एक प्रकार से माइनॉरिटी माना जाए, रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाए, जो कि हिंदुओं के बीच में, और सेपरेट इलेक्टोरेट का उन्हें एक नया आइडिया उनका एक प्रकार सेपरेट इलेक्टोरेट का दिया जाए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो उन्हें दिया जाए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से एक प्रकार से अनटचेबल्स है वो हमेशा अनटचेबल्स रहेंगे, उन्हें हिंदू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने ये सपोर्ट किया। उसके साथ हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस सेशन के अंदर डेडलॉक हुआ, तो इस वजह से ये भी ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हम देखें इसके आउटकम की, तो इसमें किसी प्रकार का कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे सभी एक प्रकार से डेडलॉक हो चुके थे। और अगर हम देखें तो मैकडोनाल्ड ने वहाँ पे कुछ अनाउंस किया कि हम 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को एक प्रकार से नई मुस्लिम प्रोविंस बना रहे हैं। उसी के साथ साथ हम एक प्रकार से एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी को सेटअप कर रहे हैं, और साथ में हम 3 एक्सपर्ट कमेटी जो कि फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट्स के लिए की जा रही है, जिसका सेटअप कर रहे हैं। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से जो यूनिलेटर ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड है जो इंडियंस को एक प्रकार से दिया गया है, वो भी एक प्रकार से हम इसके लिए भी वो फेल्ड मतलब एग्री तैयार होने को तैयार नहीं हुए थे, जिसकी वजह से। और उसके बाद में देखते हैं कि गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, और गांधी जी लगभग दिसंबर 28 1931 को फिर से भारत में लौट आए। इस वजह से इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर में ही लंदन में ही हुई थी, और वो नवंबर 17 1932 से लेकर दिसंबर 24 1932 के बीच में हुई थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा बिल्कुल भी इसको अटेंड नहीं किया गया। साथ ही में इसकी जो रिकमेंडेशंस, इसके बाद में जो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद में जो रिकमेंडेशंस थी वो व्हाइट पेपर के अंदर जो कि मार्च 1933 में लॉन्च किया गया था, वहाँ से एक प्रकार से वो उसके सामने आए। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये एक प्रकार से यूज किया गया, इस जो व्हाइट पेपर था इसका यूज किया गया, जिसमें कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, जो कि जुलाई 1935 में एक प्रकार से पास हो गया था बिल, तो वो आया, तो उसके लिए एक प्रकार से इस व्हाइट पेपर को यूज किया गया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और जो अदर एक प्रकार से जो सीडीएम के मूवमेंट वो किस प्रकार से खत्म किया गया, और किस प्रकार से जो गांधी रियूनियन पैक्ट हुआ, और कैसे उन्होंने जो गांधी इम्पैक्ट की सहायता से गांधी जी और अदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको तैयार किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। तो ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एक प्रकार से जो सीडीएम का मूवमेंट था उसको फिर से रिवैम्प किया गया, या फिर उसको रिज्यूम किया गया, और उसको जो सस्पेंड हो गया था उसको फिर से कैसे स्टार्ट किया गया, और किस प्रकार से गांधी जी का और अदर जैसे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका किस प्रकार का रिएक्शन था। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।